सब साथियों को पता है कि आज हरियाणा का बजट विधानसभा में पेश किया गया और जैसी कि उम्मीद थी सरकार से, क्योंकि एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली या लोगों की मनपसंद सरकार ये इस वक्त नहीं है। सब लोग नफरत की निगाह से इस सरकार को देख रहे हैं। तो सरकार ने अपने बजट में भी रेसिप्रोकेट किया उसको। सरकार ने अपने बजट में भी लोगों के प्रति वैसी भावना रखी जैसी लोगों की आज के दिन में सरकार के प्रति भावना है, यानी नफरत की भावना से। इस पूरे बजट के अंदर अगर मैं इसको चंद शब्दों में समेटना चाहूं तो ये बजट महिला विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, कर्मचारी विरोधी, शिक्षा और स्वास्थ्य विरोधी, ये हर उस मुकाम पे फेल नजर आता है जिसके लिए कोई भी लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है कि वो काम करे। मैं एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिससे ये आप समझ सकें कि किस तरीके से एक कागज का पुलिंदा भर तैयार कर दिया गया। बजट जैसा या लोगों को सुविधा देने जैसी इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं था। सबसे पहली चीज, 50,000 करोड़ के घाटे का बजट है हरियाणा के अंदर। 8 साल से खट्टर सरकार चल रही है। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोक के सरकारी खाते में पैसा आए, उसके लिए कोई काम नहीं किया गया। पहले से ही अगर आप देखें तो करीब करीब 2.25-3 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा हरियाणा के ऊपर है और हर साल हर बजट में से 35,000 करोड़ रुपए हमें उस कर्ज का ब्याज चुकाना पड़ता है। हम उसकी किश्त भरते हैं 35,000 करोड़ रुपए, यानी जो 1,80,000 करोड़ का बजट दिखाया जा रहा है उसमें से 35,000 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ आप उसका भरेंगे, पैसा भरेंगे ब्याज का, और 50,000 और उसमें जुड़ गए आप, यानी अब 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में हरियाणा आ गया है। ये घाटा किसका है? ये हरियाणा के एक एक बच्चे पे, एक एक युवा पे, एक एक महिला पे, एक एक किसान पे, एक एक बुजुर्ग के ऊपर ये पूरा का पूरा कर्जा है जो हरियाणा की सरकार अपने मन माफिक जैसा वो सरकार चलाना चाहते हैं, जो योजनाएं लाना चाहते हैं, चाहे उनका लोगों से लेना देना है या नहीं है, उसकी कीमत हरियाणा के लोगों को अदा करनी पड़ रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो बजट है, सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन में क्या है? सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन में, क्योंकि हम लगातार पूरे हरियाणा में इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, दो ऐसे मुद्दे हैं जो हिंदुस्तान के लिए और हरियाणा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। शिक्षा बजट और स्वास्थ्य बजट में कोई वृद्धि नहीं है, लगभग ना के बराबर वृद्धि है, और उसको छुपाने के लिए कि इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है, इसको छुपाने के लिए पिछले साल से इन्होंने एक नई तिकड़म शुरू कर दी जिसमें शिक्षा, खेल और कला के बजट को इकट्ठा समाहित करके बताया जाता है कि इतने 1,000 करोड़ इसके लिए दिए जा रहे हैं, ताकि शिक्षा के ऊपर लगने वाले आंकड़े को छुपाया जा सके। असलियत में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर बजट में कोई ना के बराबर वृद्धि है, कोई वृद्धि नहीं है। दूसरी बात कि इन्होंने पिछले बजट में ये कहा था कि 362 नए संस्कृति स्कूल खोलेंगे। इस बजट में इन्होंने ये बताया नहीं कि वो खुले नहीं खुले या उनका क्या हुआ, उनका क्या करना है। इन्होंने 2021 के बजट में ये कहा था कि 4,000 प्ले स्कूल हम हरियाणा के अंदर खोलेंगे। मुझे लगता है कि कॉपी पेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। 2022 के बजट में इन्होंने उसको छोड़ दिया, प्ले स्कूल का कोई जिक्र नहीं हुआ। इन्होंने सोचा कि कोर्स की किताब लोग 1 साल पुरानी थोड़ी पढ़ेंगे, इनको नहीं पता था, आम आदमी पार्टी वाले पीछे के बजट भी देख लेते हैं। 2023 में आके इन्होंने दोबारा 2021 का कॉपी पेस्ट कर दिया कि 4,000 प्ले स्कूल खोलेंगे। पहले वाले 4,000 खोले कि नहीं खोले? अगर खोले तो वो कहां गए? और ये नए प्ले स्कूल अगर पहले वाले नहीं खुले तो क्या ये हर बार वादा करते रहेंगे, 1 साल छोड़ के 1 साल उन्हीं वादों को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे? क्या इस तरीके से खट्टर साहब सरकार चलाएंगे? दूसरा, इन्होंने 2021 में ये कहा था कि 4 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इनमें पंचकुला, पलवल, दादरी और फतेहाबाद में इन्होंने अनाउंसमेंट किया था। कहां है ये मेडिकल कॉलेज? काम भी शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? बजट एलोकेशन हुआ है या नहीं हुआ है? कोई जिक्र उसका इस बजट के अंदर नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि हम 894 स्कूलों में बेंच लगवाएंगे। इसको बड़ी उपलब्धि करके खट्टर साहब ने गिनवाया अपने। 8 साल सरकार चलाने के बाद अगर ये 894 स्कूलों में बेंच लगवा रहे हैं तो इनके लिए डूब मरने की बात है, शर्म आनी चाहिए इनको। और दूसरा आंकड़ा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, 14,000 स्कूल है हरियाणा के अंदर, 894 स्कूलों में बेंच लगवाएंगे, बाकी उनका क्या होगा? बाकी स्कूलों का क्या होगा?
यानी ये 20 साल की योजना बना के चल रहे हैं कि हमारे बच्चों को 20 साल लगेंगे अच्छे बेंचों पे बैठने के लिए। अच्छे स्कूल और पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हरियाणा में कुल पद जो इस वक्त खाली हैं वो 1,82,000 है। इनका जो प्रॉमिस है, वैसे तो एक भी प्रॉमिस पिछले बजट के भी आप उठा के देख लीजिए, कोई भी ये सरकार पूरे नहीं कर पाती। लेकिन इनका जो प्रॉमिस भी है, इनकी जो सोच का दायरा है, वो भी 65,000 नौकरी की घोषणा इन्होंने की कि हम इस बजट में देंगे, इस साल में देंगे। इनकी सोच का दायरा 65 तक ही जाता है, जबकि कुल पद जो रिक्त है वो 1,82,000 आज के दिन में हरियाणा के अंदर है। यानी ये युवाओं को इस साल भी, इस बजट में भी रोजगार के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं दिया। जो उनका जायज हक था उसके आधे से 1/3 हिस्से को ये अपना टारगेट बना के चल रहे हैं, इसमें से अचीव कर नहीं पाएंगे, वो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि इनका इतिहास है। उसके अलावा अगर आप देखें, केंद्र सरकार की रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति ये बताया गया कि हरियाणा में बहुत वर्स्ट स्थिति है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे खराब स्थिति है सुरक्षा के मामले में। महिलाओं के खिलाफ 27% अपराध बढ़े हैं। उसके बावजूद इस बजट में महिला सुरक्षा के नाम पे चूं तक नहीं की गई, कहीं कोई जिक्र नहीं है। और मुझे लगता है उसकी वाजिब वजह भी होगी। वो इसलिए जिक्र नहीं किया खट्टर साहब ने क्योंकि संदीप सिंह के मामले पे वो पूरे प्रदेश की नाराजगी झेल रहे हैं। उनको लगा कि अगर महिला सुरक्षा का जिक्र करेंगे तो कहीं संदीप सिंह का मामला दोबारा से सामने ना आ जाए, जिन बोतल से बाहर ना निकल आए, इसलिए उन्होंने महिला सुरक्षा को टच ही नहीं किया इस बजट के अंदर। इसके बाद अगर आप देखें कि किस तरीके से दो चेहरे वाला बजट है, इन्होंने कहा कि हरियाणा कला प्रसार योजना शुरू करेंगे, ऐसी घोषणा की खट्टर साहब ने। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हिसार में इन्होंने दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया, जो कला का एक बहुत ही बड़ा और मजबूत केंद्र हरियाणा के अंदर बन के उभर रहा था। तो एक तरफ कहते हैं कि हरियाणा कला प्रसार योजना शुरू करेंगे, और दूसरी तरफ हरियाणा के एकमात्र जो दूरदर्शन केंद्र है उसके बंद होने पर चुप्पी साधे रहे, कुछ नहीं बोले, उसको बचाने के लिए भी कुछ नहीं किया इस सरकार ने। उसके बाद अगर आप देखें तो इन्होंने पेंशन के नाम पे 250 रुपए की भीख लोगों की झोली में डालने का काम किया है। मैं इसको भीख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये सरकार में आए तो जो आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, इनके कहलाई, उन्होंने कहा था कि 5,000 रुपए पेंशन दिलवाएंगे, और आज जब इनकी सरकार जाने वाली है उस वक्त में ये 2,750 रुपए पेंशन पे पहुंचे हैं, और वो भी तब जब 1 लाख लोगों की पेंशन पीपीपी के चक्रव्यूह में फंसा के इन्होंने प्रदेश भर में काट दी। यानी 1 लाख लोगों की पेंशन काट दी, और उसके बाद जिसकी बढ़ा रहे हैं उसको कह रहे हैं 250 रुपए हम आपकी पेंशन बढ़ा रहे हैं। इससे ज्यादा तो महंगाई बढ़ गई है। अगर दूध का भी हिसाब लगाएं तो 250 रुपए से ज्यादा तो उसकी कीमत बढ़ गई होगी। सिर्फ दूध की, अगर कोई बुजुर्ग, कोई विधवा, कोई भी अगर एक लीटर दूध भी, अगर आधा लीटर दूध पीना चाहे तो मुझे लगता है उसका भी इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, अपमान किया इन सबकी भावनाओं का। दूसरा, इन्होंने कहा कि 3 नए मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, 3 नए रूट शुरू करेंगे, उसकी घोषणा की। गुड़गांव फरीदाबाद रूट पे 32 किलोमीटर का मेट्रो रूट गुड़गांव और फरीदाबाद को जो कनेक्ट करेगा, 2021 में घोषणा की थी खट्टर साहब ने। वो कहां है? वो रूट कहां खो गया? उसके लिए बजट का प्रोविजन कहां है? उसके ऊपर जिक्र क्यों नहीं हुआ? जमीन के ऊपर कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सिर्फ वो घोषणाओं के अंदर है? ये सारी चीजों को अगर आप देखें, बढ़ते प्रदूषण के ऊपर इस बजट के अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल प्रावधान नहीं है। ग्राउंड वाटर लगातार पूरे हरियाणा के अंदर गिरता जा रहा है, उसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं, कोई बजट उसके लिए नहीं रखा गया है। किसानों के लिए, उनके हित के लिए कहीं पर कोई प्रोविजन नहीं है, कोई बजट किसी तरीके का नहीं रखा गया है। उनके लिए कोई स्कीम, कोई योजना जिससे किसानों को थोड़ी भरोसा मिल सके, सहारा मिल सके, ऐसी कोई योजना आपको इस बजट में नजर नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने हेल्थ सेक्टर की बात की, शिक्षा का मैंने आपको बताया, हेल्थ सेक्टर में भी इन्होंने कोई बजट नहीं बढ़ाया। हेल्थ सेक्टर का बुरा हाल है, कोई नया मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं किया किसी तरीके से। उसके बावजूद जब हम ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं, कुछ दिन पहले एक सवाल पूछा गया था विधानसभा में, जिसके जवाब में यह बताया गया कि पीजीआई रोहतक में 2385 वैकेंसी है, करनाल मेडिकल कॉलेज में 459 वैकेंसी है, सोनीपत मेडिकल कॉलेज में 473 वैकेंसी है, और फरीदाबाद के अंदर 692 वैकेंसी है। यानी हमारा जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का जो ढांचा है वो बुरी तरह से चरमराया हुआ है। उसको ठीक करने के लिए, इनको इन वैकेंसीज को भरने के लिए इनको बढ़े हुए हेल्थ बजट की जरूरत है।
इनको नए मेडिकल कॉलेज बनाने हैं तो बढ़े हुए हेल्थ बजट की जरूरत है। ये अनाउंस कर देते हैं कि हम नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन हेल्थ बजट के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं किसी भी तरीके की, तो ये कहां से बनाएंगे? इसका साफ मतलब ये है कि ये सारा का सारा जो बजट का कागज जो प्रस्तुत किया गया विधानसभा के अंदर, वो पूरा का पूरा एक झूठ का पुलिंदा, जिसको एक अच्छा कवर पहना के खट्टर साहब ने विधानसभा के अंदर प्रेजेंट किया, और इसमें वो सारे प्रोमिसेस हमको नजर आते हैं जो कभी भी पूरे नहीं होने वाले हैं। ये ऐसे प्रोमिसेस हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आपके सामने कई एग्जांपल रखे 2021 के बजट से उठा के, वो इसीलिए रखे क्योंकि 2021 में वादा किया, 22 में उसके ऊपर कुछ नहीं बोले, 23 के अंदर वो वादा रिपीट कर दिया। ये इनका काम करने का तरीका है। तो हम साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं ना, इन्होंने ओपीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपने कहा कि कमेटी बना रहे हैं जो इसको स्टडी करेगी, अगर उस कमेटी की रिपोर्ट आप मान के चल रहे हैं, संदीप सिंह के मामले में ये मान के चल रहे हैं कि वो पाक साफ निकल के आएंगे, उनके ऊपर कोई क्राइम किसी तरीके का साबित नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी पहले ही मान लेते हैं, वो दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं। इन्होंने दिव्य दृष्टि से ये भी देख लिया कि जो ये कमेटी बनाने जा रहे हैं ओपीएस की मांग को स्टडी करने के लिए, उस कमेटी का रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, वो कमेटी कुछ रिकमेंड नहीं करने वाली, इसलिए कोई बजटरी प्रोविजन, ओपीएस का कोई जिक्र, उसके बारे में सोचने की बात, विचार करने की बात कुछ भी बजट के अंदर किसी तरीके का प्रावधान नहीं है। और अंत में ये कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि जैसे हमारा घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है हरियाणा में, हर साल आप देखें 50,000 करोड़ का घाटा इस बार जुड़ गया उसके अंदर, अगली बार यानी ब्याज में हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकम सोर्सेज देखें तो हरियाणा प्रदेश की इनकम, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू हो चाहे वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, उसके अंदर कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो पिछली बार था लगभग वही आंकड़े इस बार भी इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। यानी सरकार क्या बैकडोर से पैसे कमा रही है? क्या इनकी लिकर सेल हर साल बढ़ जाती है? इनके जो जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, क्या उनके अंदर इनके रेट्स बढ़ रहे हैं जमीन के? क्या उसकी रजिस्ट्री के रेट बढ़ रहे हैं? क्या इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है उसके अंदर? क्या वजह है कि तमाम योजनाओं के बावजूद, अब पंजाब में हमारी सरकार चल रही है, वहां पे देखिए कि रेता का जो रेट है वो भी आधा हो गया, वहां पे रेते और बजरी का पूरा माफिया खत्म कर दिया गया, और सरकार की उससे जो कमाई थी वो भी बढ़ गई। तो क्या हरियाणा के अंदर सरकार का कोई ध्यान सरकार की कमाई को बढ़ाने पे नहीं है? क्या सिर्फ बैकडोर से ब्लैक मार्केट में जो काला धन कमा रहे हैं सरकार में बैठे हुए मंत्री और नेता, क्या सिर्फ सरकार उसी पर ध्यान लगा रही है? स्टेट के लिए कोई इनकम सोर्स जुटाने की सरकार कोशिश नहीं कर रही है? ये कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि ये पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा, ये पूरा का पूरा बजट जो खट्टर साहब ने आज पढ़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, अजय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि ये बजट पूरी तरह से आम आदमी को देखकर बनाया गया है, विपक्ष तो जनता को भुगताने का काम है। आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं तो कह ही रहा हूं, अजय चौटाला जी को मैं नहीं कहना चाहता कि वो जेल जाके वापस आए हैं, उनको नैतिक अधिकार नहीं है कि वो अब लोगों के बारे में बात करें। लोगों के साथ चीटिंग की, हरियाणा प्रदेश के साथ चीटिंग की, हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ दगा किया, उनके वोट के साथ गद्दारी की, इसलिए उनको जेल भेजा गया था। अब वापस आके वो राजनीतिक ज्ञान और नैतिक ज्ञान अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों को देंगे तो मुझे नहीं लगता कोई उनसे ये स्वीकार करेगा। लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल पार्टी का एक बयान होने के नाते मैं इस पे जवाब जरूर दूंगा, और मैं ये जवाब दूंगा कि उनको सबसे पहला अपना वादा, जिसके दम पे वो आए थे 10 सीटें लेके, उनकी पार्टी आई थी, उनको सबसे पहला अपना वादा याद करना चाहिए कि 5,000 रुपए की पेंशन दिलाएंगे। क्या वजह रही कि बुजुर्गों के साथ, विधवाओं के साथ, अब जो दिव्यांग हैं उनके साथ इन्होंने जो दगाबाजी की, जो उनके मैंडेट को, किसानों के मैंडेट को जो इन्होंने बेच दिया बीजेपी के हाथों, क्या वजह रही कि ये उस कॉम्प्रोमाइज सरकार में आज भी बने हुए हैं? पहले इनको इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरा, इनके अपने भाई विधानसभा के अंदर पूछ रहे थे, घर का झगड़ा तो निपटा लें, स्टेट को तो बाद में देख लेंगे। इनके अपने भाई विधानसभा के अंदर पूछ रहे थे कि भतीजे ने कह रहे हैं कि कोई जमीन वमीन एयरपोर्ट के पास ले लिए, अपनी पहले जमीन ले लेते हैं, फिर वहां से रोड निकाल देते हैं, वहां एयरपोर्ट बनवा देते हैं, मोटा पैसा कमा लेते हैं। ठेके दिन में भी खुल रहे हैं, रात में भी खुल रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, अजय जी दिखते नहीं है क्या? अजय जी जब सड़क पे घूमते हैं, अजय चौटाला जी, तो देखते नहीं है क्या वो कि रात को भी ठेके खुले हुए हैं? किस नियम के तहत खुलते हैं बताना चाहिए उनको। वो कमाई कहाँ जाती है वो भी बताना चाहिए उनको। तो ये तो दोनों हाथों से पैसा समेट रहे, इनको ना हरियाणा नजर आता, ना हरियाणा की जनता नजर आती। इनका पेट पाप इतना ही है कि हमारी कमाई होते रहेगी, सरकार अच्छी चल रही है। अनुराग जी, जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, इसको लेकर कुछ बजट में प्रावधान दिए हैं बीजेपी सरकार ने?
देखिए, किसी तरीके का कोई भी, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और दिल्ली में अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में ग्राउंड वाटर को रिवाइव करने के लिए जगह जगह पर पानी को स्टोर करके झीलें बना रही है बड़ी बड़ी, ताकि ग्राउंड वाटर को रिवाइव किया जा सके। लेकिन ना तो फ्लड वाटर को कंटेन करने का हरियाणा के पास कोई प्लान है, और ना ही हरियाणा के अंदर ही अगर आप देखें तो 1/3 हरियाणा ऐसा है जहां पे पानी चौवा ऊपर आ गया है, जहां पे किसानों की जो जमीनें हैं वो डूबी पड़ी है, वो अपनी फसल नहीं लगा सकते वहां पे। और 1/3 हरियाणा ऐसा है जहां पानी की लगातार कमी रहती है। तो विद इन स्टेट वाटर मैनेजमेंट ये नहीं कर पा रहे हैं। ग्राउंड वाटर लगातार नीचे जा रहा है, उसको नीचे जाने से नहीं रोक पा रहे हैं। पोल्यूशन के लेवल पे कोई योजना नहीं ला पा रहे, उसको ठीक नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा लूपहोल इस बजट के अंदर है, और ये फ्यूचर लुकिंग बजट नजर नहीं आता है। जब आप 800 मेगावाट का एक थर्मल प्लांट बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन जो नए आयाम है जिसमें सोलर पावर जनरेट की जा सकती है, बड़े बड़े सोलर स्टेशंस लगाए जा सकते हैं, उसकी जगह पे आप सिर्फ सोलर पंप लगाने की बात करते हैं, जो किसी प्राइवेट कंपनी को आप ठेका दे देंगे, किसान को उसका मोल चुकाना पड़ेगा और प्राइवेट कंपनी के बारे में आ रहे होंगे। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग बजट नजर नहीं आता है, भविष्य की तरफ देखता हुआ बजट नजर नहीं आता है। ये सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति बजट है और कुछ। थैंक यू।